माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जी क्वेश्चन नंबर 62 श्री प्रद्युत बारदोलोई जी, श्री राजदीप रॉय जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है श्रीमान। श्रीमती जी माधवी जी। जी थैंक यू सर। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन एंड द आंसर प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 62। क्या आप क्वेश्चन पूछिए। Sir, the recent floods in Godavari River resulted in unforeseen misery for the tribal living in Andhra Pradesh, who had to trek up the hills to save themselves from the floods. Sir, can the minister state the measures taken to ensure welfare of such people belongs to the tribal community in the state affected by the floods recent, sir? जी धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सदस्य ने ऑनरेबल मेंबर हैव एक्सप्रेस्ड द कंसर्न अबाउट द रीसेंट फ्लड सिचुएशन इन रिवर गोदावरी because of the excessive rains occurred in that catchment area, and Government of India is aware that the couple of 100 people have been evacuated, or forcefully they have been compelled to go on the uphill locations to save their life and livelihood. So primarily the relief measures are to be taken by by the state governments, and Government of India through the recommendations made by the Finance Commission allocates funds to the states under the SDRF grants, and if desired and required, then under the NDRF grants. That grant is available with the states. Primarily those measures have to be taken by the states. If desired by the states, Government of India is going to extend the support. Thank you. श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मंत्री जी का जो जवाब है उसमें सबसे अलार्मिंग जो है वो मेरा राज्य है, जो पैसे का यूज ही नहीं कर रहा है। ना पैसा जा रहा है, ना पैसे का यूज कर रहा है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करना चाहती। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है सर, कि कई एक ऐसे राज्य हैं जहां की बालू का अवैध उत्खनन होता है, जो डैम बने हुए हैं वहां सिल्टिंग हो गई है, सिल्टिंग भी उसका नहीं हो रहा है। जो रिवर है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जो ड्रेन करना है वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार खर्चा नहीं करती। जैसे मैंने अपने राज्य का उदाहरण दिया झारखंड का, तो क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके आधार पर जो राज्य ये काम नहीं करना चाहते और फिर भी फ्लड आता है और प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान हो जाता है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को देना पड़ता है, और हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों में इन चीजों से जूझ रही है, तो भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी? देखिए माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का दर्द समझ सकता हूं, और उनके दर्द जो उन्होंने शब्दों में बयान किया, जो शब्दों के पीछे भी है, मैं उस सबका के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्यों को ही इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम बार बार राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करते हैं, उनको एडवाइजरी भेजते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनको मीटिंग करते हैं, उनसे बार बार इस बारे में अनुरोध करते हैं कि वो जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों जो फ्लड मिटिगेशन है उस पर काम करें। हमने झारखंड राज्य को भी और अन्य राज्यों को भी इसके बारे में कि वो फ्लड प्लेन जोनिंग पर काम करें, इस बारे में बार बार आग्रह किया है, ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाले इस तरह की आपदा से नुकसान को रोका जा सके और लोगों को कष्ट को कम किया जा सके। निश्चित ही मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे परसुएशन में, आग्रह में कहीं कमी नहीं होगी, लेकिन अंततः इस तरह की व्यवस्थाओं की करने की जिम्मेदारी जो वो राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार को ही प्राथमिकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्लब किया जा रहा है।
श्रीमती रमा देवी जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 69। ऑनरेबल मिनिस्टर। जी प्रश्न पूछिए। My question is, Balaghar Assembly constituency under Hooghly Lok Sabha constituency of West Bengal has been a long-standing problem of fragmentation. Many constituencies in this assembly are plagued by this breakdown problem. About 700 people, including 80 families and others, are directly affected by the collapse of more than 300 meters in Mogra block. My question to the Honourable Minister is that what is the central government's thinking to stop the erosion of the Ganga and build river banks in this area? And many other areas of this assembly are victims of this erosion for a long time, such as Chandrahati 1-2 Panchayat, Nityanandapur 1-2 Panchayat, Dumurda, Kamargachi, Shomrabajar, Jirat, Guptipara also have this same erosion problem. In the central government planning any major plan to eradicate the erosion problem in all these areas? Thank you. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार तटबंधों के टूटने और उनके इरोजन के कारण से होने वाली चुनौतियों से अवगत है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के राज्य सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने का काम करती है। अब तक भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इन सारी गतिविधियों पर किया है। प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारें अपनी डीपीआर्स बनाती हैं, डीपीआर बना करके भारत सरकार के पास में भेजती हैं। वेस्ट बंगाल सरकार से आने वाली इस तरह की सभी डीपीआर्स पर हम विचार करेंगे। भविष्य में भी जो सरकार की नीतियां और जो सरकार की पॉलिसी है और स्कीम है, उसके तहत जो भी कुछ सहयोग भारत सरकार को करना है वो निश्चित रूप से करेंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, असम का और बिहार का हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो नदियाँ आती है वो दूसरे देश से आती है, जैसे नेपाल से आती है, तो आप ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा, तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल हम बिहारवासी जो हैं और खास करके जो बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो हर साल हम इसका दुख भोगते हैं। पूरे हमारे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है, कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, नेपाल में बह हम जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय जी मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक को उन्होंने एक डैम बना करके और गंडक का बहुत सारा प्रॉब्लम कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, ठीक है वो नेपाल में है, लेकिन बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, बंगरी है, आपका सरिस्वा नदी है, मसान है, इन सबों पर जहाँ पे नेपाल से एंटर करते हैं उन जगहों पे माइक्रो डैम्स बना करके और चंपारण में खास करके क्लाइमेट रिजिलियंट कृषि को बढ़ावा दे करके किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोका जाए, इसके लिए कोई योजना भारत सरकार के पास है कि नहीं? जी माननीय सभापति जी, ये सही है कि नेपाल में होने वाली बरसात के कारण से बिहार में बाढ़ की जैसी परिस्थिति बनती है। बिहार में एक बूंद भी बरसात न गिरे, लेकिन बिहार को कई बार ऐसा देखने में आया है कि बाढ़ का उत्तर प्रदेश में भी, पर बिहार में जब प्रिडोमिनेंटली, क्योंकि उन्होंने पूछा है, बिहार के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इन नदियों में इस तरह की परिस्थिति हर बार देखने में आती है। नेपाल सरकार के साथ में, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी वार्ता बांध बना करके वहाँ परमानेंट इस तरह के मेजर्स क्रिएट किए जाएं ताकि उनके माध्यम से एक फ्लड कुशन के रूप में बांधों को उपयोग करते हुए हम बाढ़ की स्थिति पर काबू पा सकें। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इस विषय पर अभी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ में हमने फ्लड फॉरकास्टिंग का एक सिस्टम डेवलप किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम जो पहले 24 घंटे की फ्लड फोरकास्टिंग करते थे, अभी हमने नेपाल और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ, जहां से नदियां हमारे जिस कैचमेंट एरिया से हमारी नदियों में पानी आता है, उन देशों के साथ में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और उनके साथ में IMD डेटा बेस्ड
5 दिन का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज जो सबसे बेहतरीन एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसी की तर्ज पर, उसी की लाइन पर उतना ही व्यवस्थित भारत में भी हमने क्षमता विकसित की है, ताकि हम फ्लड को न रोक सकें बेशक, लेकिन उसके कारण से आने वाली चुनौतियां, उसके कारण से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। बांध बनाने की जहां तक विषय है, छोटे बांध बना करके बाढ़ पर कितना और किस तरह से काबू पाया जा सकता है, ये निश्चित रूप से विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन जो बड़े बांध ये बनाने की योजना पहले से विचाराधीन है, उस पर हम नेपाल सरकार के साथ में निरंतर संवाद कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बाबू ने कहा कि हम बिहारवासी, नेपाल में बारिश हो और अब उसका बाढ़ हमें झेलना पड़ता है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थिति है, बारिश कम हुई है, परंतु हम बाढ़ कहीं न कहीं इस मेरे संसदीय क्षेत्र मां जगत जननी सीता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी के बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आकर सीतामढ़ी होकर पास करती है, जहां पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्य गति बहुत धीमी है, जिसके कारण अभी मेजरगंज रसलपुर में कुछ बार नदी के धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर विस्थापित हो गए। और अगर वहां काम नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं, अगर उनके बांध को अगर हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं 2.5 किलोमीटर, जो आपके यहाँ सैंक्शन होने के लिए आकर पड़ा हुआ है, तो हम सैकड़ों घर को विस्थापित होने से और अनेकों गांव को विस्थापित होने से बचा सकते हैं। और जो ये बांध बनती है, अगर उसके ऊपर अगर हम कालीकरण करके सड़क बना दें, तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की तुरंत इलास्टिक भी बढ़ेगी। क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे जिले की योजनाएं आके है, वो कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्द हमको बाढ़ से मुक्ति की बांधों का निर्माण आप करा रहे हैं? जी। माननीय सदस्य ने जो बांध विषय में बात की, मुझे लगता है कि उनका अभिप्रेत जो है वो तटबंध को लेकर के, एम्बैंकमेंट को लेकर के है। नेपाल सरकार के साथ में, नेपाल के साथ जो हमारा समझौता है, हम अपने यहाँ से फंडिंग करके भी उनके क्षेत्र में इस तरह के तटबंधों को स्ट्रेंथन करने, निर्माण करने की दिशा में फंडिंग करके काम करते हैं। बिहार सरकार ने इस तरह का कोई प्रपोजल यदि भेजा है, तो वो किस स्तर पर लंबित है, इसकी जांच करके माननीय सदस्य को इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 63 श्रीमती भावना गवली जी। श्री अरविंद सावंत जी। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। श्री प्रताप राव जाधव जी। नहीं। श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सर, आज जहां पूर्वांचल के सभी जिले, जिसमें मेरा जिला आजमगढ़ भी आता है, आज सूखे की मार झेल रहा है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी सब भारतवर्ष की सभी नदियों को जोड़ने की। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस योजना पे कोई काम चल रहा है, और यदि चल रहा है तो अब तक ये कितना पूरा हुआ है। और दूसरा ये अनुरोध करना चाहती हूं कि भारत सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि आजमगढ़ की नदियों में अनुपात में बहुत कम, नहरों में बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है, तो कम से कम उसको पूरा किया जाए ताकि वहाँ के किसान सिंचाई कर सके और धान की रोपाई कर सकें। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हालांकि मूल प्रश्न 63 जो नंबर का है, उससे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के समय में जो कल्पना की गई थी कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से उस पर काम हुआ था। आदरणीय नितिन गडकरी जी यहाँ बैठे हैं, इनके समय में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे, जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन 31 लिंक्स की डीपीआर्स भी बनी है, पीएफआर भी बनी है, और उसके बाद में राज्यों के पास में आपसी समझौते के लिए वो सारे लिंक्स की फाइल्स पेंडिंग है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं
और मैं इस पटल पर खड़े होकर के धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का, कि उन दोनों ने केन और बेतवा इन दोनों नदियों के जोड़ने का जो उपक्रम था, जो लिंक था, उस पर आपसी दोनों राज्यों की सहमति स्थापित की। भारत सरकार के साथ में उसका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया है और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को न केवल सैंक्शन किया है, अभी तो पिछले बजट में उसके ऊपर 4,400 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया है। ये केवल एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, किया नहीं है, ये देश में एक नई शुरुआत जो है उसकी तरफ इंगित करता है। और मैं मानता हूं कि इससे प्रेरणा लेकर के जो बुंदेलखंड के जीवन में परिवर्तन आएगा उसको देख करके अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे और ये जो आपसी समझौता राज्यों का होगा उसके आधार पर हम बाकी बचे हुए लिंक्स को भी जो है वो पूरा कर पाएंगे। और वो ऐसे क्षेत्रों में जहां बाढ़ हर साल आती है और जहां हर साल सूखा पड़ता है, इन दोनों की समस्याओं का समुचित समाधान, समग्र समाधान और लंबे समय तक के लिए समाधान करने में हम सफल हो पाएंगे। श्री मरगनी भरत जी। Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, this is regarding the Polavaram project, sir. The Polavaram project, the discharge of the spillway is around about 50 lakh cubic water, sir. But in the recent flood, there is a lot of backwaters is also stagnated at the project area, at the spillway area, sir. Sir, my question is, after the discharge of Polavaram project, the water straight away goes to Dhauleshwaram Barrage and after that it submerges in the sea, sir. But the capacity of the Dhauleshwaram Barrage, Sir Adar Cotton was, he built that project, sir. The capacity is around 36 lakh cubic water, sir. So once after the discharging of Polavaram project, if it is 50 lakh cubic water, and next project is around 36 lakh, sir. Is there any provision to build another the project at Dhauleshwaram so that the capacity, if not, if the water releases around about 50 lakh cubic water, sir, the 36 lakh cubic water of Dhauleshwaram project will be very small. So in fact, there will be a submerging of the villages and the islands, sir. Sir, is there any provision from the Government of India to consider this, sir? Thank you. गोदावरी नदी में वर्तमान में जिस डिस्चार्ज के कारण से बैकवाटर्स की जो चुनौती खड़ी हुई और उसके कारण से जो डैमेजेस रजिस्टर हुए हैं, जो लोअर कॉफर डैम के कुछ हिस्से में ब्रीचेज हुए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस पर हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए थे। हमने राज्य सरकार से भी बार बार आग्रह किया था कि इसके काम को गति प्रदान करके इसको 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से जो हमेशा जिस समय मानसून आता है उससे 1 महीने पहले अतिवृष्टि होने के कारण से कैचमेंट एरिया में उसके कारण से जो पानी बढ़ा उससे ये चुनौती खड़ी हुई। लेकिन हमने निरंतर उसकी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर के उस पर मिनिमम लॉसेज हों और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो, इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखा और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किए, उसका समाधान भी किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट धौलेश्वरम को बांध के रूप में बनाने की चर्चा की है, भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य की तरफ से आकर के विचार के लिए लंबित नहीं है। यदि राज्य भेजेगा, उसकी प्रक्रिया है, उसकी टेक्निकल अप्रेजल होगा, उसके बाद में ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 सुश्री देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 64 माननीय मंत्री on the table of the house. Please, question please. I would like to know from the Honorable Minister that whether is the fact that the budget allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana has been increased to rupees 48,000 crores, and of this rupees 28,000 crores is allocated for the PMA Urban in 2022-23. If so, to what extent the budget allocation has been increased for PMOY Urban? What is the target set for completion in this current financial year, and what is the achievement made so far? Honorable Minister. Sir, when the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector was announced on 25th June 2015, the Honorable Prime Minister said that it was his dream that by the time we celebrate 75 years of India's independence,
every Indian who needs a home, no matter where he or she lives, should have a pakka home over their heads with a toilet, a kitchen, a gas connection, and all the amenities that a modern home should have for each of our citizens. So I'm very happy to announce and place before this House that by 31st March this year, as against the target based on demand assessment, which originally stood at 1 crore, we had already sanctioned 1 crore 22 lakh homes under 4 separate verticals. That has already been completed. Out of this figure of 1 crore 22 lakh homes, sir, 61 lakh homes under 4 different verticals have already been handed over to the beneficiaries. The remaining ones already stand grounded, and given the technology in use, it takes typically between 12 months to 18 or 24 months or slightly more for the construction to be completed. We have exhausted and sanctioned all 1 crore 22 lakhs. The Honourable Member wanted to know whether there is a budgetary provision in the current financial year. This budgetary provision has been made specifically to ensure that the homes which have been grounded and are in the pipeline, that they can be completed. The precise period of completion will depend on different projects. Some, as I said, even as we speak, some projects are being completed. Also, during the course of the implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector, the Honourable Prime Minister had desired that we try to incorporate the latest technologies in the construction sector. For this purpose, an entire year was devoted to organizing a global housing technology challenge, as a result of which 53 of the latest technologies which are being used in the construction sector throughout the world, these were shortlisted. And I'm also very happy to inform the House that out of this 53, 6 technologies were chosen to carry out lighthouse projects in 6 different cities in the country, and these are being implemented. Some have already been completed. Some of these projects have already been handed over as part of this. These typically involve, sir, constructing 1,000 housing units in the period of 1 year. Out of the budgetary allocations which the Honourable Member has sought, in the budget estimates, 28,000 crores had been set aside, had been earmarked for the fiscal year 22-23. Should the situation arise that some more money is required to complete the project, I have no doubt that the Finance Ministry would consider that. But this is a scheme which has been very well implemented. All the 1 crore 22 lakhs will get their homes very soon. 61 lakhs have already got it. And the budgetary provisioning will not prove to be an impediment should the need arise to provide more. Thank you, sir. Second supplementary. Honourable Speaker, sir, I would like to know from the Honourable Minister that how much has been allocated and released to the West Bengal state for implementation of the PMA urban scheme during the last 5 years. How many houses were constructed during the said period in West Bengal? Whether any irregularities in the implementation of the scheme to build homes and has come to the notice of the Union government. If so, the details thereof, and the action taken by the Union government in this regard. Manya Mantri. I think, sir, the Honourable Member has slightly raised the canvas of the question. Insofar as the number of homes sanctioned and implemented under the different 4 verticals in the state of West Bengal are concerned, those are already statistics are available. I think in the body of the answer, the figures for each state and union territory. And for the rest, as far as I know, off memory, I can tell you, sir, that in the case of West Bengal, the 2 verticals which have been implemented are BLC. So BLC is the beneficiary-led
provision, that is, if you own a family home and it is in a state which requires some repair, then the state typically, central government gives you about 1.5 lakhs to do up the place. There the figure for West Bengal under BLC is that the total number of houses sanctioned was 6,07,599. Number of houses grounded are 4,03,854, and houses completed and delivered is 2,06,047. Under the Affordable Housing and Partnership vertical, sir, which typically involves the state government making available land and the central government and the state government providing some money for the construction of homes, the figures I have is, sir, even though 3,542 homes were sanctioned, none has been grounded, therefore none has been delivered. Under the CLSS scheme, sir, CLSS is an interest subvention scheme under which a young professional, for instance, who wants to buy an apartment, and the bank typically provides a loan of, say, at 12%, we would provide a 3% interest subvention upfront. In that, sir, 81,823 loans had been sanctioned. These are done by designated banks. Out of the number of houses which are grounded, 73,182, and the number of houses completed, delivered is 73,182. So in other words, under in situ slum rehabilitation and AHP, West Bengal does not seem to have implemented the scheme. But on the other two, I have shared the figures with you. And sir, if the honourable member, should she so desire, I'm always ready to go into other details. I'm not in a position to answer some of the questions for the simple reason that that is something that the state government has to bear responsibility for, on whether this is, the construction is being done in compliance with the prescribed procedures. Thank you. Question number 67 और 73 क्लब कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 67 श्री CN अन्नादुराई जी, श्री गजानन कीर्तिकर जी, माननीय मंत्री जी. क्वेश्चन 67 पुरी जी का है. सॉरी. Statement is laid on the table of the House. Okay. श्री गणेश सिंह जी. थैंक यू. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये गरीबों का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है. सचमुच ये आज़ादी जब मिली थी तो पहला नारा लगा था रोटी कपड़ा मकान देने का. दुर्भाग्यवश वो नारा चलता रहा, सरकारें आती गई और बहुत लंबे समय तक राज भी किया. 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस योजना की शुरुआत किया, आज देखते देखते शहर में 1,22,00,000 मकान स्वीकृत हुए. ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा मकान बन चुके हैं. ये सचमुच जीवन स्तर बदलने वाली योजना है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्या शहरी क्षेत्र में भी इसमें जो लोग छूट गए हैं उनको मकान देने के लिए कोई नई योजना इसमें शामिल करने जा रहे हैं? सर, आई विल ट्राई टू गिव अ क्विक रिप्लाई. माननीय ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल पूछा इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. ये जो केंद्रीय योजना है, ये स्टेट्स की तरफ से जो डिमांड असेसमेंट आई थी, हमने अपनी योजना उसको लेके बनाई. शुरू से हमें ये कहा गया था कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के करीब 1 करोड़ की डिमांड असेसमेंट होगी. जैसे जैसे स्कीम इंप्लीमेंट होती गई, ये बढ़ती गई, 1 करोड़ 12 लाख हो गई, उसके बाद 1 करोड़ 22 लाख हो गई. और मैं इनसे ऑनरेबल मेंबर की बात से बिल्कुल सहमत हूं. जो लाभार्थी हैं, हमें जो फीडबैक मिला, उनकी जिंदगी में उनके परिवार के लिए एक बहुत फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाई है. अब आगे जाके इस समय ये जो स्कीम है, हमारा एक वर्टिकल तो 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो गया था, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए CLSS का वर्टिकल था. बाकी स्कीम अभी 31 मार्च 2022 को एग्जॉस्ट हो गई है और हम आने वाले साल में पूरी कंप्लीट करेंगे. अगर बाद में स्टेट्स, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, पर स्टेट्स की तरफ से डिमांड असेसमेंट और हाई, देन द सेंटर विल टेक अ व्यू ऑन दैट. इस समय इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. कल सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री VK सिंह जी. With your permission, I rise to lay papers mentioned against my name.